नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, भारत नेपाल सीमा जिसे कभी दक्षिण एशिया की सबसे खुली, सहज और भरोसेमंद सीमा माना जाता था, आज वही सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और राजनीतिक तनाव का नया केंद्र बनता जा रहा है। दशकों से भारत और नेपाल के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के आवाजाही करते रहे हैं, लेकिन अब नेपाल सीमा के जोगबनी मोरंग सेक्टर में भारतीयों के लिए पहचान पत्र को जो है अनिवार्य कर दिया है। नेपाल प्रशासन का कहना है कि यह फैसला रोहिंग्या नेटवर्क, फरार अपराधियों, अवैध घुसपैठ और सीमा पार अपराध को रोकने के लिए लिया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है। क्या दक्षिण एशिया की सबसे खुली सीमा अब अविश्वास की ओर बढ़ रही है? क्या यह भारत नेपाल संबंधों के बदलते रणनीतिक समीकरणों का संकेत है? और क्या चीन, क्षेत्रीय राजनीति तथा आंतरिक सुरक्षा चिंताएं नेपाल की नई नीति को प्रभावित कर रही है? यह मुद्दा अब केवल सीमा प्रबंधन का नहीं, बल्कि साउथ एशिया के जियो पॉलिटिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी और इंडिया नेपाल रिलेशन का एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है, जिस पर आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। साथियों, वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को, और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। नेपाल में भारतीयों के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य, एक्शन में आई बालेन सरकार। नेपाल का समाचार पत्र है जिसने इसको कवर किया है, रतोपति, और इसने लिखा है कि नेपाल मैंडेट्स आईडी फॉर एंट्री एट जोगबनी बॉर्डर एमिश सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक, और क्या लिखता है ये, इस पर हम बात करें तो लिखा हुआ, आइडेंटिटी कार्ड्स हैव बीन मेड मैंडेटरी फॉर दोज एंटरिंग नेपाल एट जोगबनी बॉर्डर चेक पॉइंट इन द बॉर्डर एरिया ऑफ मोरंग. The Morang District Security Committee has made this decision to control illegal infiltration and criminal activities in this border area. साथियों, भारत नेपाल संबंधों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि दोनों देशों के बीच आज भी ओपन बॉर्डर सिस्टम मौजूद है। अगर आप मैप को देखें तो आप देखेंगे कि नेपाल के अगर आप मैप को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि नेपाल को भारत के 5 राज्य के साथ जो है इसकी सीमा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये आपको देखने को मिल रहा है। और इसकी सीमाओं की कुल लंबाई अगर हम बात करें तो कुल लंबाई 1751 किलोमीटर ये है। और भारत नेपाल जो है इसकी सीमा दक्षिण एशिया की सबसे खुली और संवेदनशील सीमाओं में से मानी जाती है, जहां दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट आवाजाही करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ के अगर एंट्री पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ आप देखिए जोगबनी बिहार के साथ यहाँ आपको विराटनगर दिख रहा है। यहाँ सिलीगुड़ी के साथ देखें तो काकावेटा दिख रहा है। रॉक्सॉल के साथ बीरज, सोनौली के साथ भैरवा, यहाँ आप देखिए रुपैदिया के साथ नेपाल ग्रुप का, यहाँ मोहना के साथ जो है वो आपका धांडली, और यहाँ आपका बनबसा के साथ महेंद्र नगर। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इन सीमाओं के माध्यम से प्रतिदिन हजारों लोग व्यापार, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और पारिवारिक कारणों से एक दूसरे के देश जो है वो आते जाते रहते हैं। भारत नेपाल की यह खुली सीमा केवल भौगोलिक संपर्क नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक रिश्तों को भी जो है वो मजबूत करने वाली एक आधारशिला मानी जाती है। लेकिन बदलते सुरक्षा परिदृश्य, अवैध घुसपैठ, तस्करी और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने अब इस खुली सीमा व्यवस्था को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। साथियों, अगर जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिस जगह की, जैसे कि आपको जोगबनी और विराटनगर दिख रहा है, जैसे कि मैं एक और मैप लेकर आता हूं, यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको जोगबनी दिख रहा है और जोगबनी के इधर आपको विराटनगर जिला जो है वो देखने को मिल रहा है ना। तो आप यहाँ देखेंगे तो जोगबनी और विराटनगर के क्षेत्र के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं साथियों, तो भारत के बिहार राज्य का अररिया जिला है जिसमें आपको जोगबनी देखने को मिलेगा, और ये महत्वपूर्ण सीमा नगर है। इसके ठीक सामने आपको नेपाल का विराटनगर और मोरंग दिखेगा, और यह क्षेत्र जो है वो भारत नेपाल सीमा का सबसे सक्रिय और संवेदनशील कॉरिडोर जो है माना जाता है। पूर्वी नेपाल का यह प्रमुख व्यापारिक प्रवेश द्वार है। विराटनगर नेपाल के सबसे बड़े औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों में से एक है। भारत से आने वाले बड़े व्यापारी या बड़ा व्यापार भारत का जो नेपाल के साथ होता है वो इसी मार्ग से होता है। साथ ही जोगबनी भारत के रेलवे नेटवर्क और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, जिससे बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत तक आसान संपर्क है। यहाँ भारी जन का आवागमन होता है। खुली सीमा है तो सुरक्षा एक बहुत बड़ी जो है वो यहाँ चुनौती बनी हुई है, और यही कारण है कि हाल के वर्षों में नेपाल प्रशासन ने इस सेक्टर में सुरक्षा और पहचान को जो है वो जो पहचान की जांच है उसको अधिक सख्त करना शुरू कर दिया। साथियों,
अभी आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है, इस पश्चिम बंगाल चुनाव फैक्टर को आप यहां नजरअंदाज नहीं कर सकते। नेपाल की हालिया सुरक्षा चिंताओं में पश्चिम बंगाल का उल्लेख विशेष रूप से अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे कई जियोपॉलिटिकल और सुरक्षा संबंधी कारण हैं। साथियों, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की अगर आप सीमा को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बंगाल और पश्चिम बंगाल की जो सीमा आपको दिखती है, यह बहुत ही बड़ी सीमा है और असम के साथ भी सीमा साझा हुआ है, जिसके कारण इस क्षेत्र से लंबे समय से अवैध प्रवासन, तस्करी, सीमा पार नेटवर्क जो है वो उस दृष्टि से ये अति संवेदनशील क्षेत्र है। बांग्लादेश से घुसपैठ, रोहिंग्या घुसपैठ पश्चिम बंगाल और हमें आसाम में जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पूर्वी भारत के कई हिस्सों में समय समय पर रोहिंग्या नेटवर्क और अवैध प्रवास को लेकर सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज्यादा अलर्ट है, बहुत ज्यादा चिंतित हैं और इस बात से नेपाल को भी अब चिंता हो गया है कि कहीं भारत में पश्चिम बंगाल और असम में सुरक्षा कार्यवाही तेज की जाती है तो कुछ समूह भारत नेपाल की खुली सीमा का उपयोग करके नेपाल में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि खुली सीमा है तो मूवमेंट बहुत ज्यादा आसान होगा। भारत नेपाल ओपन बॉर्डर सिस्टम के कारण लोगों की आवाजाही अपेक्षाकृत काफी आसान रहती है और यही कारण है कि नेपाल अब सीमा निगरानी और पहचान सत्यापन को अधिक सख्त करने की दिशा में कदम उठा रहा है। साथ ही बहुत ध्यान से अगर इस क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहां आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर नजर आएगा, जिसको कि हम चिकन नेक कहते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अगर पश्चिम में देखेंगे तो आपको नेपाल, उत्तर में आपको भूटान और चाइना नजर आएगा और इधर पूरब में आपको बांग्लादेश जो है वो देखने को मिल रहा है ना। अब इस क्षेत्र के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में जब हमने कहा तो ये पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही संकीर्ण जो है वो क्षेत्र देखने को मिलता है। यह एक ऐसा गलियारा है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य को भारत के मुख्य भाग से जो है वो जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। अब ये जो क्षेत्र है ये इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां, घुसपैठ या अस्थिरता भारत के आंतरिक सुरक्षा और सामरिक हित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। साथियों, रोहिंग्या का मुद्दा भारत में अब केवल शरणार्थी या मानवीय संकट का विषय नहीं रह गया, बल्कि यह इंटरनल सिक्योरिटी, इलीगल माइग्रेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ संवेदनशील मुद्दा बना है। रोहिंग्याओं के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो रोहिंग्या अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः रोहिंग्या आपको जो देखने को मिलेंगे, ये आपको एक बार मैं बॉर्डर आपके साथ एक मैप शेयर करता हूं जिससे कि आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा इसको समझना। ये म्यांमार का जो है साथियों, ये रखाइन प्रांत है। अब इस रखाइन प्रांत से जो है यह रोहिंग्या आपको कहां देखने को मिले, तो ये रोहिंग्या आपको पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, असम इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है ना। और कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो ये रखाइन प्रांत से जुड़े हुए मुस्लिम समुदाय हैं जो हिंसा और संघर्ष के बाद इस क्षेत्र में जो है वो पलायन करके आए हैं। और भारत का यह मुद्दा जो है मुख्यतः इन कारणों से संवेदनशील माना जाता है क्योंकि इलीगल माइग्रेशन के अलावा ये फर्जी दस्तावेज, मानव तस्करी, सीमा पार अपराध, कट्टरपंथी नेटवर्क और सीमावर्ती राज्यों के सामाजिक आर्थिक जो है वो स्थिति को चेंज करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां यह मानती हैं कि ये अनचेक्ड माइग्रेशन भविष्य में सुरक्षा चुनौती बन सकती है और बॉर्डर की सर्विलांस, डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन, इलीगल इमिग्रेशन मॉनिटरिंग पर जो है वो ज्यादा जोर दे रहा है। अब यही बात नेपाल को भी चिंता हो चुका है कि जिस प्रकार से भारत रोहिंग्याओं को लेकर परेशान है, कहीं ऐसा मत हो जाए कि ओपन बॉर्डर मॉडल जो हमारा भारत और नेपाल के बीच में है, तो भविष्य में कहीं यह समस्या जो है वो नेपाल के साथ भी कहीं देखने को ना मिल जाए कि नेपाल में भी रोहिंग्या एक बहुत बड़ी समस्या बन के जो है सामने आ जाए। साथियों, भारत नेपाल संबंधों की जो सबसे अनोखी और ऐतिहासिक विशेषता है वो क्या है कि दोनों का बॉर्डर जो है वो ओपन है। दशकों से यह व्यवस्था दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव, आर्थिक सहयोग को लेकर जो है वो चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक खतरा जो है वह इलीगल माइग्रेशन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि रोहिंग्या नेटवर्क के बाद हमने कहा बांग्लादेशी घुसपैठ का भी आरोप लग रहा है, नकली पहचान पत्र और फर्जी दस्तावेज का जो नेटवर्क चल रहा है, सीमा पार अपराध जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे कि कोई हथियार तस्करी, मानव तस्करी, ड्रग्स और संगठित अपराध नेटवर्क। नेपाल में कोई घटना करता है, भारत ने कोई घटना किया और भारत में घटना करके कोई नेपाल में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं सीमाई क्षेत्र में कमजोर निगरानी अपराध को जो है वो क्या कर रहा है, फायदा पहुंचा रहा है। दूसरा, सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर भी अगर हम बात करें, भारत में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं के बाद ये बात खुल कर आती है कि नेपाल के रास्ते से जो है वो भारत आया है। कोई भी कट्टरपंथी कोई काम होता है तो होता है कि नेपाल के रास्ते से भारत आया है।
तो क्षेत्रीय अस्थिरता और साउथ एशिया में बदलती जो सुरक्षा समीकरण के बीच नेपाल अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क जो है वो हो चुका है और इन्हीं चुनौतियों के कारण नेपाल धीरे धीरे पारंपरिक फ्रेंडली ओपन बॉर्डर मॉडल से हटकर कंट्रोल ओपन बॉर्डर मॉडल की ओर जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात सीमा पूरी तरह से बंद नहीं हो गई, लेकिन अब पहचान सत्यापन, निगरानी और सुरक्षा जांच पहले की तुलना में जो है वो अधिक सख्त कर दी जाएगी। साथियों, नेपाल की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों के दौरान राष्ट्रवाद और संप्रभुता का मुद्दा काफी मजबूत होकर उभरा है। नेपाल की विभिन्न राजनीतिक शक्तियां अब राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा नियंत्रण और स्वतंत्र विदेश नीति को घरेलू राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है मान रही है और इस राष्ट्रवादी राजनीति को कई घटनाओं ने जो है और अधिक तेज कर दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो भारत और नेपाल के बीच में काला पानी, लिपू लेक और लिम्पुआ धारा का जो मुद्दा है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बनकर आ चुका है। भारत और नेपाल के बीच ये जो मुद्दा है, नेपाल के संसद में भी इसको लेकर जो है वो चर्चा की गई है। वर्तमान सरकार भी जो है वो इस पर बात करना चाहती है। इसके अलावा नेपाल और चीन के बीच में जिस प्रकार से निकटता बढ़ रही है, इसको भी लेकर भारत जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो चिंतित है, क्योंकि चीन जो है नेपाल में सड़क, ऊर्जा, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है और जिससे साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में नया उभरता हुआ संतुलन दिख रहा है। क्योंकि नेपाल भारत पर अपने निर्भरता को कम करने के लिए काम कर रहा है और इसी सोच ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और बैलेंस फॉरेन पॉलिसी जैसे विचारों को जो है बल दिया है। साथ में अगर हम बात करें साथियों, तो इन सभी परिस्थितियों ने नेपाल की राजनीति में सिक्योरिटी बेस्ड नेशनलिज्म को जो है वो मजबूत किया है। अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा नियंत्रण, संप्रभुता को राष्ट्रवाद से जोड़ा देखा जा रहा है और इसी संदर्भ में भारत नेपाल सीमा पर आईडी जांच सुरक्षा में जो सख्ती हो रही है वो नेपाल सरकार केवल प्रशासनिक कदम के रूप में नहीं उठा रही है, बल्कि ये घरेलू सुरक्षा उपाय, राजनीतिक संदेश, राष्ट्रवादी छवि निर्माण का जो है वो तीनों रूप से संयुक्त जो है वो पालन कर रही है। साथियों, नेपाल में बदलती सीमा और सुरक्षा नीति को केवल भारत नेपाल संबंधों के संदर्भ में नहीं समझा जा रहा है, बल्कि साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स में चीन की जो बढ़ती हुई सक्रियता है, इस परिदृश्य यानी कि पूरे के पूरे अगर हम बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में बन चुका है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने जो है वो नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाया, सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ाया, सर्विलांस सिस्टम और डिजिटल निगरानी को बढ़ाया है। साथ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से कई सारी परियोजनाओं को एक्टिव करके रखा है। तो ऐसे में नेपाल अपनी विदेश और सुरक्षा नीति को स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग बनाने के काम कर रहा है और भारत के लिए कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी डायमेंशंस के हिसाब से अगर हम बात करें, डिप्लोमेटिक डायमेंशंस के हिसाब के बात करें, इकोनॉमिक डायमेंशंस के हिसाब से बात करें, तो कहीं ना कहीं भारत जो है इसको लेकर भी अब सजग हो रहा है ना। तो कुल मिलाकर अंततः हम यही कह सकते हैं कि नेपाल के द्वारा भारतीयों के लिए आईडी जांच और रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर सतर्कता बढ़ाना केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि बदलते दक्षिण एशियाई भू राजनीति के वातावरण का संकेत है और यह मुद्दा तीन स्तरों पे महत्वपूर्ण है: सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, भारत नेपाल संबंधों का बदलता स्वरूप, चीन प्रवासन और क्षेत्रीय राजनीति का भी प्रभाव यहां देखने को मिल रहा है। भविष्य में भारत और नेपाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि सुरक्षा आवश्यकताओं और ऐतिहासिक खुली सीमा व्यवस्था के बीच संतुलन को कैसे बनाया जाए। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा सेशन ये भी जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा और आप अपने स्क्रीन पर देखिए रोहिंग्या कैंपस आपको दिल्ली में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करें तो कॉक्स बाजार आपको देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, जो कि रोहिंग्याओं का जो है वो बहुत बड़ा जो है वो सेंटर आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका जो एरिया है, इस एरिया से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में घुसपैठ करते हैं और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी और असम में घुसपैठ देखने को मिलता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।